हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVMC² में। तो मैं यहाँ पर क्लास 12th का फिजिक्स का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है और लेक्चर भी आपका पहला ही है। तो आपको अगर फिजिक्स का पूरा कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है और उसका लेक्चर भी 1 है। तो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसे कहते हैं हिंदी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आपका हमारा जो चैप्टर है उसी के बारे में। जैसे हमारा पहला ही टॉपिक है वैद्युत, इलेक्ट्रिक। वैद्युत किसे कहते हैं? तो वैद्युत को समझना है, मतलब वैद्युत एक ऊर्जा है। वैद्युत एक ऊर्जा है। जैसे हमारे पास क्लास 11th में आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी ऊर्जा होती है, नाभ की ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऐसे ही एक हमारे पास वैद्युत ऊर्जा है। इसमें क्या होता है कि ये वैद्युत ऊर्जा होती है जो छोटे छोटे वस्तुओं को, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रदर्शन करती है। कोई भी छोटा कण है, हल्की वस्तुएं हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे हम कहते हैं वैद्युत। अब ऐसे ही इसी के साथ एक इसी से रिलेटेड चीज उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश अगर कोई भी वस्तु, जैसे हमारे वैज्ञानिक थे 600 वर्ष पहले या 600 ईसा पूर्व थे, एक वैज्ञानिक हुए थे थेल्स, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होने लगता है कि वैद्युत का प्रदर्शन करने लगता है, इलेक्ट्रिक की भांति कार्य करने लगता है। और इलेक्ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो उन्होंने ऐसे ही देखा। तो उन्होंने थेल्स ने सबसे पहले क्या किया, एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़, और एक और कांच की छड़ ली, दोनों कांच की छड़ ली। और जब कांच की छड़ ली और इनको आपस में ले गए, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। कहने का मतलब है दूर, आप अब एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को दूर हटा रही है। और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि पहले ली कांच की छड़ और एक ली रबड़ की छड़, रबड़ की छड़। अब जब इन दोनों को पास ले गए तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी अपने ओर खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है। तो इन्होंने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण। इन्होंने यहाँ पर देखा कि क्या हो रहा है, आकर्षण। अब उन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक और चीज ली, एक एक्सपेरिमेंट और किया, और उन्होंने क्या कहा कि दोनों छड़ों को किसका बना दिया, रबड़ का। दोनों छड़ों को हमारे पास किसका बना दिया, रबड़ का ले लिया। अब जब रबड़ रबड़ की दोनों छड़ों को देखा, इन्होंने आपस में ले गए, एक दूसरे को इन्हें कराया, पास ले गए। तो इसमें भी इन्होंने क्या देखा कि ये एक दूसरे को भगा रही हैं। कहने का मतलब है क्या है कि इनके एक दूसरे में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को हटा रहे हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया, उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे अब कांच की छड़ों को उन्होंने ले गए पास, तो प्रतिकर्षण होगा। तो उन्होंने बताया कि इन इसमें है पॉजिटिव, अगर कांच की पॉजिटिव लेते हैं तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव। जिससे उन्होंने बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, कहने का मतलब है प्रतिकर्षण करते हैं। और उन्होंने फिर देखा कि कांच पर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और रबड़ पर उन्होंने ले लिया, मान लिया नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने देखा कि जो असमान आवेश हैं वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षण, यानी हटा रहे हैं, सॉरी पास ला रहे हैं, एक दूसरे को क्या ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो आकर्षण हो गया। अब अगर नेगेटिव नेगेटिव लेते हैं, रबड़ है, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इन्होंने देखा प्रतिकर्षण कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को भगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समान आवेशों में, उन्होंने बताया समान आवेशों में
प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है, उन्होंने ये बताया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये कांच के और रबड़ के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने आवेश को क्वालिफिकेशन किया और इन्होंने अपने दो चीजों में यानी विद्युत आवेश को दो भागों में बांटा। एक है नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो पहला ऋणात्मक आवेश और दूसरा बताया धनात्मक आवेश। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिससे इनसे संतुष्ट नहीं होने के बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप इसे तब तक नोट कीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेश, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्रेरण द्वारा आवेश में क्या कहा? अब प्रेरण द्वारा आवेश में इन्होंने क्या लिया, एक विद्युत रुद्र स्टैंड। कहने का मतलब ये इसमें विद्युत आ रही हो। विद्युत रुद्र का मतलब है विद्युत उसमें आ रही हो। तो विद्युत इसमें स्टैंड में उन्होंने एक कांच की छड़ लगाई जिसमें आवेश है। आवेश इसमें कौन सा भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस भी हो सकता है, पहले हम पॉजिटिव से समझते हैं। तो इसमें इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिए प्रेरण में। अब उन्होंने एक बिना आवेश होते यानी अनावेशित छड़ ली। अनावेशित छड़ को ये पास ले गए, इसके पास अनावेशित छड़ के पास, आवेशित छड़ के पास अनावेशित छड़ को पास ले गए। तो इन्होंने देखा कि जब हम इसको ले जा रहे हैं तो पास वाले सिरे पर यानी आवेशित छड़ के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश नेगेटिव और दूर वाले सिरे पर पॉजिटिव सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया अपने किसमें, प्रेरण द्वारा आवेश में। अब अगर हम इस छड़ पर क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज, अगर ये हम क्या लेते हैं, रबड़ की छड़ ले लेते हैं, रबड़ की, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। अभी हमने किसके लिए थी, अगर हम यहाँ पर एक और बनाते हैं इसके लिए, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कांच की छड़, तो कांच की छड़ पर उन्होंने क्या माना था, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके पास हम कोई अनावेशित वस्तु को ले जाते हैं तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये बताया प्रेरण द्वारा आवेश में उन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह साबित कर दिया कि आवेश ही दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आवेश तथा धनात्मक आवेश। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके द्वारा हम चलते हैं अपने बहुत ही इंपोर्टेंट पे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं हम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे संरक्षण पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऐसे ही हमारा एक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
तो आपने आवेश संरक्षण के सिद्धांत में जैसे आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे ही आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही आपके पास है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जैसे हमने एक ये वस्तु मानी और एक ये वस्तु मानी, अगर इन दोनों को हम पास ले जाएंगे, क्या करेंगे, पास ले जाएंगे, तो इनों में आवेश का मतलब खर्च नहीं होगा, ना ही इसका नष्ट कोई आवेश नष्ट होगा, ना ही इसका आवेश नष्ट होगा, बल्कि इसका आवेश इसमें आ जाएगा और इसका आवेश कुछ इसमें आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आवेश नष्ट हो जाए। तो यही हमें बताया था आवेश संरक्षण के सिद्धांत में कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसे बदला या रूपांतरित किया जा सकता है। और अगर इसे एक और भाषा में समझें तो उन्होंने बताया कि आवेश का संपूर्ण विलगित निकाय, यानी विलगित निकाय का जो आवेश होता है, किसी भी विलगित निकाय का, कोई भी निकाय हो आपके पास कैसा भी हो, उसका जो आवेश होता है वो संरक्षण रहता है। उन्होंने ये आवेश के संरक्षण में बताया। ये आपके पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो आपको ये समझ में आ गया। आप इसे लिखेंगे कैसे, अभी मैंने बताया था कि आवेश को, तो आप पहले डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे में आप ये लिख सकते हैं किसी भी निकाय का या किसी भी विलगित निकाय का जो संपूर्ण आवेश होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ये आपका है आवेश का सिद्धांत। अब आवेश के सिद्धांत के बाद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आवेश के सिद्धांत के बाद एक और टॉपिक आता है आपका, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत आता है आवेश का क्वांटमीकरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, देखिए आपको इन चीजों की जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं, इनकी आपको अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जहां कहीं पर देखेंगे उसके साथ हिंदी के साथ आपको इंग्लिश जरूर मिलेगी। तो आपको ये इंग्लिश साथ में साथ हेडिंग कम से कम आपको, आप यूपी बोर्ड से हैं तो कम से कम आपको हेडिंग तो जरूर ही आपको इंग्लिश में सीखनी चाहिए। वैसे तो आप हिंदी में चल ही रहे हैं। तो हम समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण है, ये इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE। ये है आपके पास आवेश का क्वांटमीकरण। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मूल इकाई होती है आवेश की, जो मूल इकाई E है, जो मूल इकाई है आवेश की मूल इकाई, ये क्या होती है, एक पूर्ण गुणज में होती है। आवेश की जो मूल इकाई होती है वो पूर्ण गुणज में होती है। कहने का मतलब ये है जो n का मान होगा वो हमारे पास कैसा होगा, पूर्णांक, पूर्णांक होगा। n का मान पूर्णांक होगा जो आवेश हमारा होता है क्वांटमीकरण में। और उसकी जो मूल इकाई, मूल इकाई का मतलब क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश पर हमारे पास जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन, इस पर है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। ये आपको क्या है, मूल इकाई है। मूल इकाई पर इतना आवेश होता है। आवेश का मात्रक है ये कूलम, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो क्वांटमीकरण है वो जो मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब n बराबर पूर्णांक, पूर्णांक। अब पूर्णांक होते हैं आपके +-1, +-2, +-3, +-4, ऐसे और भी चलते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर जो मूल इकाई है वो पूर्णांक में होती है और भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकती, जैसे हम 1.5, 2.7, ऐसा आपके पास कभी नहीं होगा जो पूर्णांक है। हाँ ऐसा है कि मतलब कुछ साइंटिस्टों ने, अभी कुछ साइंटिस्टों ने एक नई चीज निकाली थी जिसमें कुछ भिन्नात्मक इकाई ढूंढी है जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्क, क्वार्क कहते हैं। एक दो क्वार्क बताएं, एक अपक्वार्क, अपक्वार्क जिसका मान है आपके पास 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस के, और एक है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क इस पर है माइनस के 1/3 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास दो क्वार्क
बताए हैं नए साइंटिस्ट, मतलब अभी खोज हुई है इनकी। वैसे आपको ये क्वार्क हैं, ये पूर्णांक नहीं है, मतलब इनमें जो आवेश है वो पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज तो आपके पास जो मूल इकाई है क्वांटमीकरण में यही रहेगा कि पूर्ण गुणज में होता है, प्लस माइनस लेंगे। लेकिन ये क्वार्क है, कुछ साइंटिस्टों ने ऐसे ही ये खोज निकाले हैं, मतलब क्वार्क है, इनसे कोई मतलब इतना वो नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम में इतने यूज नहीं होते, सिर्फ आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको जरूरी है कि आप क्वार्क और डाउन क्वार्क क्या होते हैं। तो आपको आवेश का क्वांटमीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये आपको उतारना है अभी। तो आपने ये उतार लिया होगा। अब हम इससे आगे टॉपिक पे चलते हैं अपने पर, जो इस चैप्टर की जान है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। कूलाम के नियम, कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे, जो कूलाम अंकल ने नियम दिया था उसकी हम चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो स्थिर पिंड लिए। कैसे पिंड लिए? स्थिर। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैसा पिंड है? स्थिर है, गतिमान नहीं है। पिंड कैसा है? स्थिर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पिंड कैसा है आपके पास? स्थिर। तो दो पिंड लिए इन्होंने, स्थिर पिंड लिए, स्थिर, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, ये आपको दिख रहे होंगे, मतलब बहुत छोटे स्थिर पिंड लिए। इन पर आवेश दिया, इन पर आवेश दिया। तो उन्होंने बताया कि इन पर जो आवेश होता है, कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के, जो स्थिर पिंड है उनके आवेशों के परिमाण के समानुपाती जो बल है आपके पास, वो प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2। इस पर अगर हम प्लस नहीं Q1 Q2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ना ही पॉजिटिव दिखा सकते हैं ना ही नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर Q1 Q2 के अनुसार चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं आपके पास। तो उन्होंने पहले बताया कि स्थिर पिंड पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने पहले बताया और ये दूसरे बताया। अब आपको कैसे लिखना है ये समझ ले। देखिए मैं अभी आपको इतने मतलब डीपली गहराई से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप, ये मेरा पहला लेक्चर है और आपको ये समझना है, ठीक है, अच्छी तरह से। वैसे आप खुद लिख सकते हैं इस चीज को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको इतना फोकस देना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जिससे आप अपने नोटबुक में खुद से लिख सकें। तो एक बार समझेंगे कि इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके बीच, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये बताया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, अब यहां पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। देखिए आप इतनी अंग्रेजी तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। अब ये मत समझना कि हम यूपी बोर्ड से हैं तो खाली हिंदी चलाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये बीच की दूरी है हमारी, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लगाते हैं। देखिए जब प्रोपोर्शनल है और एक सामने की चीज हमारी बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं एक दूसरे में। तो ए प्रोपोर्शनल टू हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास कूलाम का नियम है। अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ये तो जानते हैं कि मतलब ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक नियत जो चिन्ह है उसको हटाते हैं तो हम कुछ ना कुछ नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं हम? कुछ ना कुछ नियतांक। तो हमने यहाँ पर हटा दिया, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर K लगाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, कूलाम का नियम। अब यहाँ पर K क्या है, जहां पर K एक आनुपातिक नियतांक है, तो
क्या है? अनुपात है, यानी अनुपात में है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुपातिक क्या है? एक नियतांक। अगर हम इन दोनों के बीच में वायु या निर्वात रखें, नंबर 1 पर क्या रखें? वायु और निर्वात, वायु या निर्वात, मतलब या तो वायु हो या क्या हो हमारे पास, या एयर हो या वैक्यूम हो, निर्वात हो, तब जो के का मान होगा वो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जिसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपके पास के का मान होता है। अब यहाँ पर हम के का मान लगा दें तो हमारे पास जो बल बनता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हमारे पास वायु या निर्वात के लिए कूलम का। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपके पास ये समझ होगा एप्सिलॉन नॉट क्या है। आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये तो बता दिए कि आनुपातिक नियतांक है। वायु निर्वात, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट मैं बता दूं आपको, एप्सिलॉन नॉट क्या है कि वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ इसका मात्रक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपके पास इन दोनों के बीच में कोई परावैद्युतांक यानी कोई माध्यम रख दिया जाए, जैसे हमने कोई परावैद्युतांक रख दिया यहाँ पर के, कोई परावैद्युतांक है जैसे, या हमने कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर देखो ये यहाँ पर अलग है, ठीक है, थोड़ा रखने पर अगर कोई के परावैद्युतांक का अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम रख देते हैं, तब हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर के मल्टीप्लाई जो के परावैद्युतांक है उसका मान हो जाता है वो Q1 Q2/r²। ये हमारे पास क्या है? कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रखने के बाद जो बल निकल के आता है वो इतना लगता है। कहने का है क्या है कि यहाँ पर जो बल लगेगा, अगर कोई माध्यम रख दिया हमने, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के × Q1 Q2/r²। तो ये यहाँ पर इतना बल लगेगा आपके पास। अब एक और चीज है, अब ये दोनों मिलाने के बाद ये क्या चीज है? माध्यम, कोई के परावैद्युतांक माध्यम और वायु निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों में एक संबंध होता है जिसे हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट × के होता है। कि माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता, और ये क्या होती है आपके पास? माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कूलम का नियम क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आप इसे नोट करेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए आप लोग, कुछ लोग समझ रहे होंगे ये आपके पास के कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आ गया, ये आपके पास ये आपका न्यूटन मीटर कैसे आ गया। तो हम अभी बताते हैं कैसे आ गया। ये कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर है उससे आपने ये सीखा होगा कि विमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, एसआई पद्धति में और सीडीएस पद्धति में। ये बहुत सारी आपकी पद्धति होती हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ी होंगी। तो हम अभी आपको ये मतलब निकाल के दिखाते हैं मात्रक इसका कि कैसे निकालते हैं। देखिए आपके पास जो फार्मूला अभी आया है वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये आपके पास फार्मूला है। तो हम इसका मान, तो ये बल है,
ये वाला इतना जानते हैं, तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन ही होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट यानी के का मान। इसे हमने क्या बोला था के, तो हम इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर के रख ले रहे हैं, पहले के Q1 Q2 अपॉन R। अब ये तो इधर ही रहे, तो अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाएंगे, तो हम k इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा f इंटू में R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, तो आपके पास आप जानते हैं कि बल का मान मात्रा क्या होता है न्यूटन, और ये क्या है आपके पास त्रिज्या यानी डिस्टेंस है आपके पास दो स्थिर पिंडों की, तो इसे क्या होता है मीटर, तो मीटर का वर्ग है तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या है आपके पास आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और इनटू दोनों कूलाम है, तो आपके पास इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसे ही हम कह देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इसका के का मान यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका पूरे का मात्रक है ये, किसका मात्रक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे का मात्रक है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मात्रक है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी विमा भी निकाल सकते हैं इसी के फार्मूला के बेस पे। ठीक है, देखिए मैं विमा निकाल के बता दे रहा हूं आपको। देखो आपके पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि बल की विमा क्या होती है ml t माइनस 2, ये आपके पास क्या है बल की विमा। ठीक है, और m की विमा क्या मीटर है, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, और हम कूलाम की विमा आप जानते हैं कि क्या होती है at, तो at का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ नीचे, यहाँ से समझना। तो आपके पास देखिए एम एल, इसमें जाएंगे तो आपके पास जो पहली हो जाएगी एम एल क्यू टी माइनस के 2। ठीक है, और ये हो जाएगा ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पहुंच जाएगी, ये माइनस की पहुंच जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा एम एल की 3 ए माइनस के 2 और टी माइनस के 4। ये आपके पास क्या निकल के आई है विमा, किसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के की। ठीक है, तो आपको ये विमा समझ में आ गई होगी, मात्रा कैसे निकालने। ऐसे ही आपको अब इससे हम क्या निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें, तब हम एप्सिलॉन नॉट की अभी आपको मात्रक निकाल के और विमा, मात्रक क्या है इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो इसका मात्र देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जब हम इसको 1/, में ये तो हमारे पास क्या है 4 पाई कांस्टेंट राशि है, तो जब हम इसको ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका पलट जाएगा बस। तो चलिए देखते हैं उसका। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या कांस्टेंट राशि है, ये 4 पाई। आप जानते हैं कि पाई का मान हमेशा 3.14 होता है और 4 आपके पास कांस्टेंट राशि है, तो हमारे पास क्या आया 1/एप्सिलॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो हम एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो मात्रक निकल के आएगा वो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। बात आ गई होगी समझ में आपको, ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। और एप्सिलॉन नॉट का मान की बात हुई तो आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात निकालें, इसका मान निकालें, तो आप जानते हैं 1/4 इसको निकालेंगे तो इसके मल्टीपल हो जाएगा 4 पाई इंटू में 9 × 10⁹। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो हो जाएगा वो 1/4 और पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, और इंटू 9 × 10⁹। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट का जो मान आता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल के आता है। ये आप कैलकुलेटर कर लेना खुद, ये तो वैसे याद करना है आपको क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें ये डायरेक्ट यूज होगा आपके पास। ठीक है, तो अच्छा होगा आपके लिए कि आप याद ही रखें। ठीक है, तो आपके पास ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए एक और चीज समझते हैं इसे कूलम के नियम से ही, ये आप उतार लें। एक और छोटे से टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए कूलम का नियम आपने समझा कि F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है कूलम का नियम। अब इसी के अनुसार हम एक और एकांक आवेश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एकांक आवेश। एकांक आवेश, एकांक आवेश, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करें हम? देखिए एकांक आवेश, एकांक का मतलब क्या? एक, और आवेश का मतलब आप जानते हैं चार्ज। तो एक आवेश हो जिसका आवेश का परिमाण कितना हो? एक, उसे हम क्या कहेंगे? एकांक आवेश। अब हम एकांक आवेश इसकी फार्मूला की सहायता यानी कूलम के नियम की सहायता से हम इसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पर बल का मान क्या ले लेते हैं? 9 × 10⁹, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है r बराबर 1 मीटर ले लेते हैं, तो आपके पास जो फार्मूला निकल के आएगा, और आवेश कैसे हो हमारे पास यानी Q1 और जो Q2 है वो कैसे हैं? Q यानी समान आवेश हो। कैसे आवेश हो? समान आवेश, समान आवेश हो आपके पास, ठीक है। तो आवेश कैसे हैं आपके पास? समान। तब हम अब अगर इसको हम इस जो हमारे पास जो वैल्यू है इसको आप इस फार्मूले में लगाइए। बल का मान कितना है? 9 × 10⁹ इक्वल टू, आप इसका मान जानते हैं कितना होता है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 जगह पे क्या हो गया? Q, तो Q दोनों को क्या हो जाएगा? Q² अपॉन R स्क्वायर का मान कितना? R का मान कितना है? 1 मीटर, तो R स्क्वायर का मान हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 9 × 10⁹ ये आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, काट। तो आपके पास जो Q का मान आया, Q² का मान वो कितना है? 1। अब Q² का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-1 आता है, और ये क्या है आपके पास? एकांक आवेश, जिसका परिमाण कितना हो गया? एकांक आवेश। आवेश कितना हो गया? 1 कूलम, ठीक है। तो ये आपके पास होता है एकांक आवेश। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, आपको समझना है अब ये कि अगर समान आवेश तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹, ध्यान से समझना, समान आवेश तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से आकर्षण करें, और वे पिंड जो है आवेश कितनी दूरी पर हो? 1 मीटर दूरी पर हो, तब उनके बीच क्या होगा? आवेश कैसा होगा? एकांक होगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन है इसकी एकांक आवेश की। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लें इसे। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा पूरी तरह से। आज ये हमारा पहला लेक्चर था, इसीलिए आपको शायद ये छोटा मिले, लेकिन आपको आने वाले जो लेक्चर होंगे वो 35 से 40 मिनट के बीच में मिला करेंगे। और ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। और थैंक यू।